हाँ जी। तो हम मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हमने 2 क्लास ले ली मेवाड़ की हिस्ट्री की। और हमने बापा रावल से लेकर और कहाँ तक के राजा पढ़ दिए, हमीर हमीर तक के राजा हमने पढ़ दिए थे। तो पहली क्लास में हमने पढ़े थे, बापा रावल के बारे में पढ़ा था, अल्लट के बारे में पढ़ा था और जैतर सिंह के बारे में पढ़ा था। उनके बारे में मैंने आपको रिवीजन कल करवा दिया था। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था फिर रतन सिंह के बारे में और उसके बाद हमीर के बारे में। मैं जल्दी से फटाफट आपको उनका रिवीजन भी एक बार करवा दूं, फिर अपने आज की नई क्लास ले लेंगे। 2 राजाओं के बारे में आपको बताना है, एक तो रतन सिंह के बारे में और एक हमीर के बारे में। रतन सिंह के बारे में सीधी सीधी सी बात है कि इसी के टाइम में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। कब अटैक किया था, मेरा बताया हुआ 1303 अटैक किया था। अटैक में 2 चीजें याद रखनी होती है, एक याद रखने होते हैं कारण, एक याद रखने होते हैं कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। कारण क्या थे हमने पढ़े थे, अलाउद्दीन खिलजी एम्पायर एक्सपांशन करना चाहता है, अपना साम्राज्यवादी नीति है। फिर हमने पढ़ा था कि चित्तौड़ का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस था, चित्तौड़ का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस था। फिर हमने इसके बाद में पढ़ा था कि जब वो अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जा रहा था तब उससे पैसे ले लिए थे समर सिंह नाम के राजा, रतन सिंह के जो पिताजी थे, इसलिए उसके लिए प्रेस्टीज पॉइंट था। फिर हमने पढ़ा था कि चित्तौड़ का प्रभाव बढ़ रहा था, इन्फ्लुएंस जो था वो इंक्रीज हो रहा था। और एक कारण हमने पढ़ा था कि पद्मिनी की वजह से किया था, हमला किया तो क्या हुआ यहाँ पे, तो मैंने फिर आपको बताया था। पद्मिनी के बारे में पहले पद्मिनी के बारे में कुछ बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी कि सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी, मम्मी पापा के नाम बताए थे कि गंधर्व सेन की और चंपावती की पुत्री थी। किसने उसके बारे में बताया था, तो मैंने बताया था आपको, राघव चेतन नाम के बंदे ने उसके बारे में बताया था। और परिणाम देख लो आप, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर उस टाइम साका किया गया। कब किया गया, तो हमने पढ़ा था 25 अगस्त को। साके में 2 बातें होती है, मैंने बताया था, एक होता है जोहर, एक होता है केसरिया। जोहर किसने किया, तो पद्मिनी ने। अकेले ने किया, नहीं साहब, 1600 अन्य रानियों के साथ किया। केसरिया किसने किया, तो रतन सिंह। साथ में और कौन, तो उसके 2 सेनापति, वो कौन थे, तो गोरा बादल। फिर क्या हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा करने के बाद में यहाँ पे 30,000 लोग कटवा दिए, अपने बेटे खिजर खान को सौंप के इसका नाम क्या कर दिया, खिजराबाद। धाईबी पीर वाली जो दरगाह है उसमें इसका नाम खिजराबाद मिल जाता है अपने को, धाईबी पीर वाली दरगाह के अंदर इसका नाम। फिर हमने पढ़ा, ये जो खिजर खान था, इस खिजर खान ने यहाँ पर एक तो पुल बनवा दिया गंभीरी नदी पर, एक मकबरा लिखवाया। उस मकबरे में एक फारसी भाषा का अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन, और उस इंस्क्रिप्शन के अंदर हमने पढ़ा कि उसकी उपाधियां मिलती है अपने को अलाउद्दीन खिलजी की। उसको सिकंदर सेकंड कहा हुआ है, उसको शेड ऑफ गॉड कहा हुआ है, उसे प्रोटेक्टर ऑफ वर्ल्ड कहा हुआ है। कुछ दिन वो रहा था और उसके बाद मालदेव सोनग्रा को दे दिया था। और मालदेव सोनग्रा का एक नाम और मैंने बताया था आपको, उसका नाम मुछाड़ा मालदेव है ना। और फिर मैंने 2-3 बुक्स बताई थी, एक मैंने बुक्स बताई थी खजाइनुल फुतूह है, इसी का एक नाम और बताया था तारीख अलाई। एक बुक बताई थी पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी 1540, अवधी भाषा के अंदर एक लिखी हुई बुक। और खजाइनुल फुतूह है का दूसरा नाम तारीख अलाई, अमीर खुसरो की लिखी हुई किताब। ये सब तो हमने रतन सिंह के बारे में पढ़ा। हमीर के बारे में मैंने बताया था 2 ही बातें पढ़नी, एक उसके विजय अभियान, एक उसकी उपाधियां। विजय अभियान तो इसने चित्तौड़ वापस छीना था। फिर मैंने बातें बता दी थी, सिसोदा से गया इसलिए सिसोदिया हो गए। इसके बाद से राणा टाइटल आया, उससे पहले टाइटल रावल लगता था, और जो अंतिम कोई रावल था तो अंतिम रावल रतन सिंह था। फिर एक हमने पढ़ा कि इसने सिंगोली का युद्ध लड़ा, और सिंगोली वाले युद्ध के अंदर इसने मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को हराया था। और जब इसका चित्तौड़ पर कब्जा हो गया तो इसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया था। बरवड़ी माता इनकी इष्ट देवी है, इनको अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। इनकी जो कुल देवी है वो बाण माता है। एक फिर हमने इसकी उपाधियां पढ़ी, तो सीधे सीधे 4 उपाधियां मैंने आपको बताई थी कि हमीर की उपाधि क्या क्या है। तो हमीर की एक उपाधि हमने पढ़ी थी विषम घाटी पंचानन, एक उपाधि पढ़ी थी वीर राजा,
एक उपाधि मैंने बताई थी प्रबल हिंदू, और एक इसको कहते हैं मेवाड़ का उद्धारक। सिंपल सा, आप यूं शुरू शुरू में जब भी नया चैप्टर पढ़ने बैठो उससे पहले पुराने वाले का रिवाइज किया करो, पुराने वाले में की पॉइंट्स बना के रिवाइज कर लिया करो। तो ये देख लो आप सारे, कल की पूरी जो क्लास थी हमने पूरी रिवीजन कर ली, मुश्किल 5-10 मिनट लगते हैं, इतने में अपना रिवीजन हो जाता है। अब अपने नई क्लास ले लेते हैं, नए राजा ले लेते हैं, कौन कौन हुए थे। चलो तो आगे वाले पढ़ लेते हैं अपना। अगला राजा कौन है? अगला राजा आपने लिखा हुआ है लाखा, महाराणा लाखा के बारे में पढ़ना है आपने। मैंने बताया था हमीर के बाद में राणा महाराणा लगना शुरू हो जाता है इनके नाम के आगे। टाइम पीरियड दिया हुआ, याद रहे तो भली बात, नहीं याद रहे तो भली बात। नाम तो लक्ष्य सिंह था, लक्ष्य मतलब लाख, तो अपने वालों ने लाखा लाखा करके नाम लाखा बना दिया। सिंपल सा, जो लिखी हुई 4 बातें याद रखनी है, क्या है क्या नहीं है मैं और बता दूंगा। एक हमें इसमें लिखा है कोई जावर के बारे में पढ़ना है, ये की पॉइंट्स लिखे हैं इसलिए, बाकी तो मैं आपको समझा ही दूंगा, पढ़ा ही दूंगा, ताकि ध्यान रहे कि अपने को ये पॉइंट देखने। एक कोई पिछोला झील के बारे में अपने को पढ़ना है, एक कुंभाहाड़ा कौन था उसके बारे में पढ़ना है, और एक हंसाबाई के बारे में पढ़ना है। तो एक क्या माइंड मैप रहता है अपने दिमाग में कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है, जावर में क्या हुआ इसके टाइम में, पिछोला झील का के बारे में क्या हुआ, कुंभाहाड़ा कौन था और हंसाबाई कौन। 4 चीजें याद रह जाएगी, देख लो, बोले आप वापस देख लेंगे। जावर, पिछोला झील, कुंभाहाड़ा और हंसाबाई। मैं अगले व्हाइट पेज पे समझा दूंगा, पर ये लाखा के बारे में याद रखने वाली सी बात इतनी है। चलिए तो जैसे मैं अगले पेज पे समझा दूंगा आपको। अच्छा, व्हाइट पेज नहीं आएगा इसमें, चलो उस पे लिख लेते हैं अपने, इस पे बता देते हैं जावर के बारे में। जावर क्या है? जावर उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, और ऐसा कहा जाता है, कल ही मैंने बताया था अरण्यवासिनी माता का वो जब वो मंदिर वगैरह बना था, मैंने सामोली अभिलेख की बातें बता रहा, इसकी बातें बताई थी। जावर तब भी मैंने बात की थी। लाखा जी के टाइम में जावर में सिल्वर निकलने शुरू हो गई थी, चांदी निकलने शुरू हो गई थी। देखो, एक तो सीधा सा मैं सिंपल सा एक चीज बताऊं कि वास्तव में सीसा और जस्ता जो 2 खनिज होते हैं अपने, लेड और जिंक जो 2 खनिज होते हैं, ये निकलते हैं। इनके साथ में थोड़ी बहुत मात्रा में चांदी भी निकलती है वहां पर अपने हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो अपने ये कह देते हैं कि वहां से चांदी निकलती थी। सिंपल सी बात, कोई पूछे कि जावर से कौन सा खनिज प्राप्त होता था, चांदी प्राप्त होती थी। किसके टाइम में निकलनी शुरू हुई? तो लाखा या लक्ष्य सिंह के टाइम में निकलनी शुरू हुई। अब हम कहेंगे हम क्यों याद कर रहे हैं, ये तो हम ज्योग्राफी में याद करेंगे, वहां पर अलग से मिनरल्स पढ़ते हैं, वहां याद कर लें। पर इसका मतलब यह है कि किसी राजा के टाइम में वहां पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ गए थे, और जब किसी राज्य के इकोनॉमिक रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इसका मतलब वो राज्य स्ट्रांग होता जा रहा है। तो मेवाड़ की पोजीशन और स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि वहां पे खनिज निकलने शुरू हो गए थे। खनिज कौन सा है, मिनरल कौन सा है? सिल्वर निकल रही है। कहां से निकल रही है? तो जावर से निकल रही है। और किसके टाइम में निकल रही है? तो लाखा। जावर का नाम आगे और आएगा, मैं और आपको इसके बारे में बताता रहूंगा आगे। फिर एक लिखा हुआ पिछोला झील। ऐसा कहते हैं कि उदयपुर में पिछोला झील, आपका सबका नाम सुना होगा। उसका नाम पिछोला इसलिए है क्योंकि वहां पर एक गांव है पिछोली, पिछोली गांव के पास में बना, इसलिए उसका नाम पिछोला झील रख दिया गया। लाखा के टाइम में बनी थी। तो क्या लाखा ने बनवाई? नहीं साहब, लाखा ने नहीं बनवाई थी। कहते हैं ये किसी एक बंजारे ने बनवाई थी। एक बंजारा था और वो इस झील को बनवा के गया था। अब बात है कि सब बंजारे कौन होते हैं? तो बंजारे होते हैं नोमेडिक ट्रेडर, घुमक्कड़ व्यापारी, जो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं, और घूम घूम के बैलगाड़ियां रखते थे जी, और बैलगाड़ियों में सामान लाद के रखते, अपने गांव में आए, अपने गांव में सामान बेचा, 5 दिन यहाँ रुके, फिर अगले गांव गए, वहां सामान बेचा, फिर अगले गांव गए, वहां सामान बेचा, घूम घूम के सामान बेचा करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया, वो हो गया आपके बंजारे। अब मैं आज के सिंपल शब्दों में बताऊं तो चलती फिरती रिलायंस प्रेस थी जी उस टाइम की, कि सारा सामान उनके पास हुआ करता था, बेच के जाया करते थे। शुरुआत में बेसिकली वो लोग नमक बेचते थे, धीरे धीरे बाकी चीजें भी बेचने लगे थे। याद रखना, मुझे याद है एक बार ये कहीं क्वेश्चन था कि बंजारे कौन होते हैं, तो भाई पश्चिमी भारत के साइड में जो घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते थे उनको हम क्या बोलते थे? तो बंजारे बोला करते थे, तो याद रख ले। अब कोई बंजारा पैसे वाला था, क्योंकि व्यापारी थे तो व्यापारी पैसे वाले होंगे। पहले जब पैसे वाले लोग होते थे, धर्म पुण्य के काम करवाया करते थे। राजस्थान में धर्म पुण्य का काम क्या हो सकता है? पानी की व्यवस्था करवा दे, तो उसने यहाँ पर एक झील बनवा दी थी, उस झील का नाम पिछोला झील। इतने याद रखने वाली। झील बनी किसके टाइम में? तो लाखा के टाइम में वो झील बनी थी। तो याद रह जाएगी बात, किसने बनवाई? तो एक बंजारे ने बनवाई थी, लाखा जी ने नहीं बनवाई। पर कहते अब पिछोला की बात है तो मैं और बात करता हूँ। इस पिछोला के पास में एक चबूतरा बना हुआ है, उस चबूतरे को बोलते हैं नटनी का चबूतरा। अब ये क्या भला है?
मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास बना हुआ है, तो कि साहब पिछोला झील के पास बना। सुन लो थोड़ी सी बात, इसके बहाने याद रह जाएगी, और तो कुछ ही नहीं है कि नटनी का चबूतरा क्या है। ऐसा कहते हैं कि भाई नट नट भी एक जाति होती है, खेल दिखाने का काम करती है। आपने कभी देखो सर्कस टाइप वाले खेल कि दो पिलर लगाए, दो बांस बांधे, उनके बीच में रस्सी डाल दी, और कोई महिला या बच्चा उस रस्सी के ऊपर चलता है। मतलब बड़ा कंसंट्रेशन का खेल है, पूरा उस पर ध्यान रखना पड़ता है, आप गिर सकते हो, पर वो लोग करते हैं साहब, उनका परंपरागत पैसा है, वो अपने आप में ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं आज दिन तक। तो ऐसे एक बार कोई एक नट था, मेवाड़ के राजा के दरबार में आया, और उसने राजा को, और पहले राजा महाराजा ऐसे खेल देखना पसंद किया करते, और उसने कहा कि साहब मैं नट हूं और मैं रस्सी वाला खेल दिखाता हूँ। राजा ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, सारे नट रस्सी वाला खेल दिखाते हैं। उसने कहा नहीं साहब मैं थोड़ा अच्छा दिखाता। क्या अच्छा करता है? उसने कहा मेरी जो नटनी है, नट की वाइफ हो गई नटनी हो गई, मेरी जो नटनी है वो पिछोला क्रॉस कर सकती। राजा ने कहा सुबह सुबह मैं ही मिला तेरे को, पिछोला तुझे पता तो है कितनी लंबी है, ये ठेठ इधर से उधर तक पड़ी, कैसे क्रॉस कर जाएगी? उसने कहा आप देख। और कहते हैं कि एक राजा ने घोषणा करवाई साहब इतने दिन बाद में ऐसे ऐसे नट की जो वाइफ है नटनी है वो पिछोला क्रॉस करेगी, सारे देखने के लिए आमंत्रित हो। तो नट ने कहा साहब मैं दिखा दूं पिछोला क्रॉस कर जाए तो क्या मिलेगा? राजा जी रो के अंदर थे। राजा ने कहा यदि पूरा क्रॉस कर जाए ना तो आधा मेवाड़ दिया, आधा राज्य दे दूंगा इनाम में। अब भाई लोग और इकट्ठे हुए दूर दूर तक, जब इतना बड़ा इनाम रख दिया गया तो अब वो दो पिलर बांधे गए, और पिलर के बीच में रस्सी बांधी गई, और रस्सी पिछोला क्रॉस करती हुई रस्सी बांधी गई, नटनी उसके ऊपर चल रही थी, और कहते नटनी आधी से ज्यादा पिछोला क्रॉस कर गई थी, और जनता आउटिंग करे गया, थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और है, चलो यहाँ से थोड़ी दूर और चलो, थोड़ी दूर और चलो। और सब राजा केवल एक गुमसुम बैठा, बाकी राजा के मंत्री वंत्री जनता सब खुश हो। पर राजा को जैसे जैसे नटनी आगे बढ़ा, राजा को लगे हे अब गए, अब ये आधा मेवाड़ गया, आधा मेवाड़ गया। राजा ने अपने आस पड़ोस में देखा कि यार सारे मंत्री बैठे बड़े राजी हो रहे हैं। उसने मंत्रियों को कहा तुम किस बात के खुश हो रहे हो? मैं यदि आधा मेवाड़ दूंगा तो मैं आधे स्टेट का राजा, मैं आधे स्टेट का राजा, तो मंत्री भी आधे ही होंगे, तुम कहीं जाओगे घर पे, मेरी शक्तियां घटेगी, तुम्हारी शक्तियां भी घटेगी। उनको हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं था हमने तो क्या किया जाएगा? अरे इस नटने को रोको। तो एक किसी मंत्री का दिमाग चला, ऐसी कहानियां ऐसी बातें हैं कि उस नटने का बच्चा पास में खेल रहा था, उसने बुलाया कि इधर आ, बुलाया, बुला के उस बच्चे खींच के थप्पड़ मारा तो बच्चा रोया। बच्चा रोया तो माँ का ध्यान बच्चे के रोने की तरफ गया। और आप नोटिस ही कर लेना, अपनी जो मम्मियां होती है, बच्चा कहीं रोए, कितनी दूर हो, मम्मी को फटाफट पता चल जाता है कि रोती है। मुझे तो हमेशा महिलाओं वाली सिक्स सेंस का बड़ा जोरदार लगता है कि एक तो मम्मियों को भले ही कहीं बाड़े में काम कर रही है या घर में कहीं झाड़ू पोछे अलग से कर रही है, रसोई में दूध उफन जाए तो पता नहीं कहाँ से सुगंध आती है उनको कि दूध उफन रहा है, अपने को नहीं पता चलता, उनको ही पता चलता है। बच्चा कहीं रोए तो उनको पता चल जाता है। और बेचारे नटनी को जैसे ही वो आवाज सुनी बच्चा रो रहा है, उसका ध्यान बच्चे की तरफ गया, कंसंट्रेशन का खेल है, नटनी उसके अंदर गिर गई बेचारी पिछोला। और राजा जी खड़े हुए, राजा जी खड़े हुए, यस मैं जीत गया, क्रॉस नहीं हो पाई। नट ने बेचारे ने कहा राजा जी क्या करते हो ऐसे यार, आपके तो केवल जीत हार की बात है, मेरे तो गृहस्थी बर्बाद हो गई, मेरे तो लुगाई मर गई, पिछोला में गिर गई। और राजा जी ने कहा तू चिंता मत कर, इस नटनी का चबूतरा बनवा देंगे, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनवा देंगे बाहर, और चबूतरा होगा, और तुम आ जाना वहां पे, उसको नटनी का चबूतरा ही कहेंगे। तो कहते हैं उस नटनी की याद में यहाँ पे चबूतरा बनाया गया। तो अपने याद रखने वाली सी बात है जी, इसके बारे में थोड़ी याद रह जाएगी कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास है, तो पिछोला झील के पास में। और पिछोला झील किसने बनवाई थी? तो बंजारी ने पिछोला झील बनवाई थी। पैसे वाले लोग ऐसे काम किया करते थे, अभी भी पैसे वाले लोग धर्म पुण्य का काम करते हैं। मुकेश अंबानी पैसे वाला है तो उसने अपने को जियो बांटा, सबको उसने कहा कि फ्री है साहब, जितना जो करना है वो कर लो। तो कितना दिलदार आदमी, मुझे तो बहुत भला बहुत अच्छा आदमी लगता है बेचारा मुकेश अंबानी कि यार देखो कितना यूं भलाई का काम कर रहा है, भारत को इंटरनेट सिखाया है सबको, अपने को फ्री इंटरनेट दे दे, कम से कम सिखाया तो सही कि ये चीजें देख लो। वरना मुझे वो जमाना भी याद है जब 2G चला करता था, अरे एयरटेल वोडाफोन वाले नखरे किया करते थे, 599 में 1 GB देंगे, 2 GB देंगे, उसमें 2G में चक्री घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती, और अपने को लगता है कि ये जो चक्री घूमती है इसका मतलब इंटरनेट है। फिर अब पता चला कि नहीं साहब इंटरनेट अलग चीज होती है। तो मुकेश अंबानी का इस बात के लिए तो यूं दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद दिया जाना चाहिए। तो मुझे तो वैसे ही मुकेश अंबानी बेचारा खूब ही पसंद आता है। और मुझे तो और जब मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी ईशा अंबानी की शादी पीरामल के बेटे के साथ की, पीरामल अपने राजस्थान का है, झुंझुनू में एक छोटा सा कस्बा पड़ता है बगड़, और बगड़ के सेठ थे वो पीरामल, जो बगड़ छोड़ के यहाँ से बाहर चले गए थे, और इतने बड़े सेठ हुए कि मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी की शादी। मुझे तो और लगा कि अपने राजस्थान की तो बेई जी और
इसकी इज्जत नहीं करे तो किसकी करे? तो भाई रे, बाकी पैसे वालों को जितों गालियां निकालनी हो तो निकाल लेना, पर मुकेश अंबानी देखो अपने ब्याई जी है तो कम से कम उनका यूं ख्याल इस मामले में किया जाना चाहिए। अपने को जियो दिया, अपने जिस मोबाइल में बैठ के देख रहे हैं जियो से ही देख रहे होंगे ज्यादातर, ये मुकेश अंबानी का दिया हुआ है, उसकी वजह से रेट वगैरह कम हुए थे। यदि वो जियो नहीं लाता तो ये रेट और भयंकर चले जाते। एयरटेल वोडाफोन वाले वो 2G वाली चक्री घुमाते रहते अब तक। तो वैसे धर्म पुण्य के काम पहले करते थे, आज भी धर्म पुण्य काम करते। और देखना, और बाणी इस मामले में दिलदार होते ही हैं जी। आज भी किसी शहर में जाके देखना, वहां पे जितनी भी धर्मशालाएं मिलेगी वो सब बाणियों की बनाई। आपको नाम मिलेंगे, सेठ कल्याण दास ने अपनी माता की याद में इस धर्मशाला का निर्माण करवाया, सेठ धर्मदास ने अपनी पत्नी की याद में इस प्याऊ का निर्माण करवाया, फलाने सेठ जी के 3 बेटों ने यहाँ पे सराय का निर्माण करवाया। ऐसे खूब सारे काम मिल जाएंगे। तो बाणिये पैसे लगा सकते हैं जी, उनको ये धर्म पुण्य के काम रुचते हैं, जचते हैं। वैसे कोई बंजारा था, उसने एक झील बनवाई, वो झील कौन सी थी? पिछोला। इस बहाने लो याद रह जाएगी। अपने खूब सारी बातें कर ली। अब आगे एक और पढ़ते हैं। एक बंदे का नाम लिखा, देखो कुंभाड़ा। फिर एक कहानी। लाखा जी में और कोई बातें है ही नहीं जी, लाखा में कहानियां ही है। कहते हैं कि लाखा ने बूंदी शादी की थी। एक लाखा मेवाड़ के राजा है। बूंदी में चौहानों का शासन हुआ करता था, हाड़ा चौहान हुआ करते थे। चौहानों की एक ब्रांच होती है हाड़ा, हाड़ा चौहान थे। और कोई किसी रानी से शादी की। फिर ऐसी कहानियां क्यों बनती है कि लाखा जी उस अपनी हाड़ी रानी, हाड़ाओं की लड़की होगी तो हाड़ी हो गई, हाड़ी रानी से शादी करके आए। और आने के बाद में जब वो चित्तौड़ आ गए, दूसरे दिन एक राजा जी जब खाना वाना खाने के लिए गए रानी के पास में, तो उन रानी से पूछा कि और मन तो लग गया आपका यहाँ पे? रानी ने कहा कि हाँ जी मन लग गया। कैसे, हमारा चित्तौड़ कैसा लगा? रानी ने कहा अच्छा है। तो बस अच्छा ही है? रानी ने कहा नहीं नहीं नहीं, खूब अच्छा है, पर एक बात कहूं। राजा ने कहा हाँ बोलो, आपके मन में क्या है, जो भी बात हो। अच्छा तो खूब है, पर हमारे बूंदी जैसा नहीं। लगा यार ये क्या बात हुई। और अपने वो है कि लड़की को अपना पीर अच्छा लगे। अपने मारवाड़ी में तो कहावत है कि पीर की तो चिड़कली चौकी लगे। और उसने कहा भले चित्तौड़ की खूब बातें हैं, अच्छा भी लगा मुझे भी, पर बूंदी बूंदी है। लाखा जी ने कहा नहीं, इसका मतलब तूने चित्तौड़ ढंग से नहीं देखा। तो पूरा देख के आगे से रतन सिंह वाले महल, पद्मिनी के महल, वो सब देख ली, तूने पूरा देख लिया। पर आप आओ इस बार ससुराल, कभी फुर्सत से आओ, आपको बूंदी दिखाएंगे, बूंदी बहुत अच्छा है। लाखा जी को गुस्सा आ गया, लाखा जी की बात जची नहीं। लाखा जी खाना खा रहे थे, वो खाना उन्होंने पहला टुकड़ा तोड़ा ही था, हाथ में ही था, अभी तक मुंह में लिया ही नहीं था। और उन्होंने कहा सही सही बता कौन सा सही है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, बूंदी अच्छा है कि चित्तौड़ अच्छा है? रानी को लगा कि गुस्सा आ रहा है। तो रानी ने कहा अरे अरे अरे, मैं तो ऐसे ही कर रही थी, चित्तौड़ चित्तौड़ भी अच्छा है, बूंदी भी अच्छा है, चित्तौड़ भी अच्छा है। उन्होंने नहीं एक बता अच्छा कौन सा है? तो रानी ने कहा एक पूछोगे तो अच्छा तो बूंदी। और लाखा जी ने खाना वहीं छोड़ा। कहते हैं बाहर आए, और बाहर आके अपने सेनापति को ऑर्डर दिया कि सेना तैयार करो, अपने बूंदी पर अटैक करेंगे। क्यों? चारों तरफ खलबली मची, ये क्या बात हुई? कल वहां पे अपने तोरण मार के आए थे, आज जाके तलवारें मारेंगे, वहां पे लड़ेंगे उनसे जाके, ये कोई बात थोड़ी हुई। दिक्कत क्या है, क्यों करेंगे बूंदी पर आक्रमण? और लाखा जी ने कहा कि रानी ने कहा है कि सबसे अच्छा किला, सबसे अच्छा गढ़ बूंदी का है, और मैं कहता हूँ सबसे अच्छा गढ़ चित्तौड़ का है। और यदि चित्तौड़ से अच्छा गढ़ बूंदी वाला है तो मैं उसको तोड़ दूंगा, मैं उसको ढहा दूंगा, ताकि दुनिया के अंदर सबसे अच्छा गढ़ कोई रहे तो वो कौन सा रहे? चित्तौड़गढ़ ही रहे। लोगों ने समझा कि सर ऐसे नहीं करते। अब हो गई बात, हो गई, रानी को जाकर समझा, तू क्या कह दिया डाकी को तूने? रानी बेचारी है, रानी ने आगे कहा ऐसे क्या करते हो, और अब मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? मैंने तो मजाक के अंदर कहा था। लगा जिनका सब, मैंने तेरे से 2 बार पूछा था कि सही से बता दे, तूने हमेशा कहा था कि बूंदी है, अब मैं बूंदी को गिराऊंगा। फिर कोई बीच बचाव करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा वैसे मत करो, एक काम करो, अपने तो चित्तौड़ के बाहर एक छोटा सा कमरा बना दो और उसका नाम लिख दो बूंदी फोर्ट, नकली बूंदी बना लो। फिर और उसको आप गिरा दो आज, ताकि आपने जो कसम ली, लाखा जी ने कसम ले ली, लाखा जी ने कहा जब तक बूंदी नहीं गिरेगी मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, ताकि जो आपने कसम ली है वो कसम तो टूट जाए, आप अन्न जल तो खा लो। और बूंदी वालों ने क्या औकात है, ये बूंदी रहा, अपने 5 महीने 7 महीने बाद कभी जाके बूंदी पर आक्रमण कर देंगे, असली बूंदी को भी गिरा देंगे। एक बार ये थोड़ा नकली वाला टोना टोटका सा कर लो अपने। लाखा जी ने कहा जो भी करना फटाफट करो यार, भूख लग रही है मुझे। हाथों हाथ साहब बूंदी के बाहर एक टेम्पररी सा कमरा बनाया गया, उसके ऊपर लिखा गया बूंदी फोर्ट, और इधर बाकायदा घोषणा की गई कि राणा लाखा अपनी चतुरंगनी सेना लेकर जा रहे हैं और आक्रमण करेंगे, बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। सेना लेके पूरा यूं माहौल सेट किया, हाथी घोड़े हथियार सब लिए हुए एकदम। उसके पास पहुंचे, थोड़ा सा पास में गए, किसी ने, सेनापति ने कहा कि साहब यहाँ से तीर मारो, एक तीर के अंदर ही गिर जाएगा ये मकान, तो और आपका कसम पूरी हो जाएगी।
और कहते हैं लाखा जी जैसे ही तीर मारने वाले थे, इतने में सामने से वो जो छोटा सा कमरा बना हुआ था, उस कमरे से तीर आए। लाखा जी इनका पता करो कौन है उधर। उधर गए, वहां जाके देखा था 12-13 साल का लड़का, और हाथ में तीर कमान लिए हुए उधर से तीर छोड़ रहा था। तो पूछा कौन क्या है, पता चला कि उसका नाम कुंभाहाड़ा है। अपने अभी भी रिवाज होता है कि बहन की शादी जब होती है तो पीहर पक्ष का कोई भाई, भतीजा, चाचा, कोई एक बंदा, ज्यादातर भाई एक बंदा होता है, वो अपनी बहन के साथ में ससुराल जाता है। तो कहते हैं वो जो बूंदी वाली हाड़ी रानी थी लाखा जी की, उनका एक भाई था कुंभाहाड़ा, 12-13 साल का लड़का था, और ये अपनी बहन के साथ में आया हुआ था, और वो सामने से तीर मार रहा था। पकड़ के लाए, तो लाखा जी कहा ये साहब आप बड़ा साड़ा ही है, ये वहां पे कर रहा है, क्या वार तेरे, तू क्यों कर रहा है। और उसने कहा मैंने सुना है कि ये जो आपने किया है ये कोई नकली बूंदी है। कि हाँ तो, कि मैंने सुना है कि इसको आप तोड़कर अपने कोई कस्में वादे पूरे करने वाले हो। लाखा जी ने कहा हाँ यार सही है, तुम अब साइड में हो जाए यार, जो करना है वो काम करना। उसने कहा नहीं, बूंदी असली हो भले नकली, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है बूंदी नहीं गिरेगी। तो क्या करेगा। उसने कहा युद्ध करना पड़ेगा, मैं मेरे आंखों के सामने बूंदी गिरते हुए नहीं देख सकता, भले ये नकली बनाई हो भले असली बनाई। खूब समझाया उस बच्चे को, उसकी बहन को भी बुला के लाई, समझा इसको, पार्ले जी के बिस्किट भी दिए होंगे उसको, चॉकलेट खिलाई होगी, नहीं माना तो नहीं माना। फाइनली उस लड़के को मारा गया। उसके बाद में लाखा जी ने वो बूंदी का किला तोड़ा, अपनी कसम पूरी की और वापस आए वहां से। तो अपने राजस्थान जी के में तो क्वेश्चन ही बना कि नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन शहीद हो गया था। तो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए यदि कोई शहीद हुआ है तो उस बंदे का नाम क्या था, तो उस बंदे का नाम कुंभाहाड़ा था। अपने राजस्थानी का बहुत अच्छा दुआ है कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरे असली गढ़ पर आन। कि जब बिना लड़े तो नकली किला नहीं दिया था, तो असली वाला बूंदी लेने के लिए तो कई सर कटवाने पड़ेंगे। अब कई बार देखो राजस्थान का नाम आते ही भारत के कोने कोने के व्यक्ति में वीरता, त्याग, स्वाभिमान, वो सब शब्द अपने आप में उभर के सामने आते हैं। ये यूं ही नहीं है, इसके लिए पूर्वजों ने हमारे हमारे जो भी बढ़ के रहे थे उन्होंने ये संघर्ष किए, उन्होंने ये मिसालें, ये लकीरें स्थापित की। इस वजह से लोग आज जानते हैं। 13-14 साल का लड़का केवल इस बात पर मर मिट गया कि उसका किला भले असली बना हुआ है या नकली बना हुआ है, गिरना नहीं चाहिए। ये मेरे स्वाभिमान का प्रतीक है, मेरे आंखों के सामने ये नहीं गिर सकता, मैं बिना संघर्ष किए ये नहीं जाने दूंगा। तो पूरी धरती लेनी तो बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। याद रखना भाई, इस लड़के का नाम तो याद रखा ही जाना चाहिए, कुंभाहाड़ा। ये बात। फिर लो एक बात और, फिर बातें हैं लाखा जी में तो है क्या, हंसाबाई की बात अपने मैं थोड़ा सा अगले पेज पे लेके पढ़ा देता हूँ। ये तो थोड़ा इस पे ज्यादा हो गया, ये थोड़ा हुआ क्या, सुनना मेरी बात, थोड़ा सा गौर करना ताकि ढंग से देख पाओ। हम जैसे मेवाड़ रियासत पढ़ रहे हैं, मेवाड़ रियासत है, और मेवाड़ रियासत में हम कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, तो हम गुहिल वंश पढ़ रहे हैं, गुहिल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। और गुहिल वंश का राजा कौन पढ़ रहे हैं, तो राणा या महाराणा कुछ लिख लो, राणा जी जो है वो है लाखा। ये जो लाखा जी थे, इन लाखा जी का सबसे जो बड़ा बेटा था, इनका जो पुत्र था, इनका जो सन था, सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था चुंडा। जैसे हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं वैसे एक रियासत और हुआ करती थी, मारवाड़। जैसे यहाँ पे गुहिल डायनेस्टी है, मारवाड़ में एक डायनेस्टी हुआ करती थी राठौड़, आगे हम पढ़ेंगे इनका इतिहास में। यहाँ का जो राजा था उसका नाम भी था चुंडा। ध्यान देना मेरी बात पे, मेवाड़ का जो राजकुमार है उसका नाम चुंडा है, मारवाड़ का जो राजा उसका नाम चुंडा है। जैसे मेवाड़ वाले राजा नाम क्या राणा या महाराणा लिखते थे, वैसे मारवाड़ वाले जो राजा थे वो नाम क्या लिखते थे, राव। तो आप इसको राव चुंडा कह सकते। कहते इस राव चुंडा का एक बेटी थी, उसका नाम था हंसाबाई, और हंसाबाई का एक भाई था, उसका नाम था रणमल। थोड़ा याद रखना, आगे काम आएगी बातें। मारवाड़ के चुंडा को अपनी बेटी हंसाबाई की शादी करनी है, या यूं कह दो रणमल को अपनी बहन हंसाबाई की शादी करनी है। और इन्होंने सोचा यार अच्छा लड़का कहाँ हो, और पता चला कि साहब मेवाड़ वाला जो चुंडा है ये योग्य राजकुमार, योग्य, वीर, पराक्रमी, बहादुर, साहसी, जुझारू, आप जितने युवा दिलों की धड़कन, जो जो आप शब्द अभी सरपंच चुनाव में आपने सुने होंगे, वो सारे के सारे किस में थे उस टाइम में, चुंडा के अंदर दिख रहे थे। और लाखा जी बूढ़े हो गए थे, लाखा जी मरेंगे तो अगला राजा कौन बनेगा, बड़ा बेटा, बड़ा बेटा कौन, चुंडा बनेगा। तो क्यों ना हंसाबाई की शादी चुंडा के साथ में कर दी जाए। अब यदि हंसाबाई की शादी चुंडा के साथ में होती है तो जो हंसाबाई का बेटा होगा वो मेवाड़ का अगला राजा बनेगा। इससे बड़ी बात तो क्या हो
कि राजा का जो बेटी का बेटा वो अगला राजा बने, मेवाड़ मारवाड़ आपस के अंदर भाई बंधुचारा रहेगा, रिश्तेदारी रह जाएगी। तो मारवाड़ वालों ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का रिश्ता इस चुंडा के लिए भेजा, मेवाड़ वाले राजकुमार चुंडा के लिए। ये राजकुमार है, ये तो यहाँ का राजा है। और कहते हैं कि लाखा जी का दरबार लगा हुआ, लाखा जी अपने दरबार के अंदर बैठे। लाखा जी बूढ़े हो गए थे, नशा पता थोड़ा ज्यादा करते, अफीम वफीम खाया करते और बुढ़ापे के अंदर बैठे हुए, तो थोड़ा राज कार्य में कम ही रुचि लिया करते थे। इनका जो बेटा था चुंडा, ये राज कार्य संभालता, पास वाली सीट पे ये बैठा, पर राजा वाली सीट पे लाखा जी बैठे। गेट कीपर आया, गेट कीपर ने कहा साहब मारवाड़ से कोई दूत आए। पहले क्या होता था, रिश्ता वगैरह करने के लिए पंडित जी जाया करते थे, पंडित जी 4 आदमी और लेके 5 आदमी जाते, राजकुमारी का रिश्ता करके आ जाते। लाखा जी का भेजो, कौन है? आए साहब, पंडित जी आए, आगे दुआ सलाम की, रामा श्यामा की। हाँ बताओ पंडित जी क्या समाचार लाए, मारवाड़ से क्या लेके? और पंडित जी के मुंह से निकला कि राणा जी हम तो नारियल लेके आए। नारियल का मतलब है लड़की का रिश्ता लेके आए। और लाखा जी हंसे जोर जोर से। लाखा जी ने कहा क्या बात है, अभी तक बुढ़ापे में भी हमारे लिए रिश्ते आ रहे हैं। और लाखा जी ने सोचा रिश्ता मेरे लिए है, और पंडित जी को अपनी गलती का सर सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली मैं पूरी बात बोलनी भूल गया, रिश्ता आपके लिए नहीं। तो ये आपके जो लड़के हैं, आपके जो राजकुमार है चुंडा जी जो आपके पास में बैठे हैं, हम तो इनके लिए रिश्ता लेके आए। अब जैसे वो ये बोले, आगे सामने जो जनता बैठी थी वो हंसी जोर जोर से। और जनता ने कहा कि देखो यार, लाखा जी की ठीक बुढ़ापे में जाके शादी में आ रही, पैर कब्र में है पर दिल है कि मानता नहीं, ठीक रंगीन जीवड़ा है, और अभी भी इसको ब्याह करना है। अब जब वो हंसे तो चुंडा को बड़ा बुरा लगा। किसी के सामने उसके पापा के बारे में हंसे कोई, पापा के बारे में बेइज्जती हो तो बुरा लगना स्वाभाविक सी बात है। और चुंडा ने जनता को कहा तुम किस बात के हंस रहे हो? और उनको कहा, पंडित जी को उनका, पंडित जी देखो सॉरी, धन्यवाद, आप मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे, लेकिन क्योंकि मेरे पापा ने शादी की इच्छा जाहिर कर दी इस राजकुमारी से, इसलिए राजकुमारी मेरे लिए तो मम्मी के समान है, इसलिए इसकी शादी करना चाहते हो तो मेरे पापा के साथ कर दो। पंडित जी ने कहा यार दिमाग खराब हो गया चुंडा तेरा, एक बार पापा की तरफ तू ढंग से देख तो ले, डोगरा थोड़े साल जिंदा रहने वाला है, हम क्यों करते हैं इसके साथ में शादी? तो उसने कहा फिर रहने दो, मैं तो करूंगा नहीं इसके साथ में शादी। वो बाहर है 500, और उन्होंने कहा ये ठीक है, बाप कह रहा है बुढ़ापे में मुझे ब्याह करना है, बेटा कह रहा है मेरे पापा से शादी कर दो, क्या करें? तो उन्होंने कहा यार गलती तो अपने से हुई, अपने पूरी बात बोलनी भूल गए थे, अब यदि गए तो मारवाड़ वाले कहेंगे यार भेजा था रिश्ता तो करके ही नहीं है, तो क्या करें? तो एक किसी ने कहा कर देते हैं, लाखा के साथ कर देते हैं। तो दूसरे ने समझा कोई दिक्कत नहीं है, राजाओं के बुढ़ापे में भी ब्याह होते हैं, लाखा के साथ में कर देंगे। पर जब लाखा मरेगा तो अगला राजा कौन बनेगा? तो अगला चुंडा बनेगा। तो फिर अपने जो लाखा के साथ यदि हंसाबाई की शादी होती है तो जो हंसाबाई का बेटा होगा उसको तो छोटे मोटे कोई गांव मिलेंगे, गांव देके बिठा देंगे, राजा का बड़ा बेटा राजा बनता था, बाकी तो सामंत बनते थे, फ्यूडल हुआ करते थे सारे। तो ऐसे थोड़ी होता है, अपने मारवाड़ वालों का भांजा, मारवाड़ वालों का दोहिता, मारवाड़ की राजकुमारी का बेटा 2-4 गांव लेके बैठेगा? ना ना, ये तो नहीं। एक तो उनमें थोड़ा सियाना आदमी था, उसने अंदर चलो मैं करता हूँ बात। वो यार उसने आखा चुंडा, इस चुंडा का, चुंडा जी हम आपके पिता से शादी करने के लिए तैयार है, हमारी राजकुमारी की शादी आपके पिता के साथ कर देंगे, पर एक बात बताओ आपके पिताजी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा जी का मैं बनूंगा। अब बस यही, यदि आपके पिताजी की मृत्यु के बाद आप राजा नहीं बनो और हमारे हंसाबाई के जो बेटा हो, हमारा भांजा या दोहिता जो हो, उसको यदि राजा बनाओ तो हम शादी कर देंगे। अब चुंडा जी ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा था मेरे पिता से शादी करो, चुंडा जी ने कहा कि ठीक, आपकी ये शर्त है तो ये शर्त मुझे मंजूर है, पिताजी की मृत्यु के बाद मैं बड़ा भाई होने के बावजूद राजा नहीं बनूंगा, बल्कि मेरा जो सौतेला भाई होगा, जो मेरी सौतेली मम्मी हंसाबाई, इनका जो बेटा होगा उसको अगला मेवाड़ का राजा बनाया जाएगा, केवल राजा नहीं बनाऊंगा, मैं उसका ध्यान और रखूंगा। तो लाखा की शादी हंसाबाई के साथ कर दी गई। तो हंसाबाई वाला ये मैटर, ये थोड़ा सा ये था, तो याद रख लेना पूरी बातें। इनका विवाह हो जाता है आपस में। अब चुंडा जी ने प्रतिज्ञा की, तो कहते हैं या तो महाभारत, जब हम पढ़ते हैं तो महाभारत में देखते हैं कि महाराज शांतनु थे, हस्तिनापुर के महाराज थे शांतनु, और महाराज शांतनु ने बुढ़ापे में जाके सत्यवती के साथ शादी की थी। उस समय जो सत्यवती के पिताजी थे उन्होंने कहा था, महाराज शांतनु के बड़े बेटे थे देवव्रत, कहा था यदि अगला राजा देवव्रत नहीं बने तो मैं मेरी राजकुमारी की शादी महाराज शांतनु के साथ करूंगा। देवव्रत ने कहा कि ठीक है, मैं अगला राजा नहीं बनूंगा। राजकुमार देवव्रत, तुम तो अगले राजा नहीं बनोगे, लेकिन कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, वो तो कहेंगे, वो क्लेम करेंगे कि राज्य हमारा था, हमारे पिता का था, पापा ने छोड़ दिया, बाकी हम तो रखेंगे। तब देवव्रत ने कहा कि यदि आपको ये शक सुबह है तो देवव्रत घोषणा करता है
कि मैं कभी शादी भी नहीं करूंगा। तो देवव्रत ने दो भीषण प्रतिज्ञाएं की कि ना तो वो राज्य ग्रहण करेगा, ना वो शादी करेगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण देवव्रत को कालांतर में भीष्म कहा गया था। कि जिस प्रकार भीष्म पितामह ने अपने पिता महाराज शांतनु की शादी के लिए ये प्रतिज्ञाएं की थी, कुछ उसी प्रकार चुंडा ने अपने पिता लखा के लिए इसी प्रतिज्ञाएं की। इसलिए चुंडा को हम मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। आपसे प्री में कोई सिंपल सा क्वेश्चन उठा के पूछ ले कि मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ का भीष्म किसको कहते हैं? तो मेवाड़ का भीष्म चुंडा को कहा जाता है। जो राणा लखा के पुत्र थे, चुंडा इनको कहा जाता है। हालांकि अपने ध्यान रखना, चुंडा जी ने एक ही कसम खाई थी। चुंडा जी ने कहा था कि मैं राज्य ग्रहण नहीं करूंगा, मैं राजा नहीं बनूंगा, बल्कि राजा अपने सौतेले भाई को बना दूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि विवाह नहीं करूंगा। चुंडा जी ने विवाह किए थे और जितनी अनुकूल संतान पैदा कर सकते उतनी संतान पैदा की थी। बाकायदा पूरी एक ब्रांच है चुंडावत। कई बार क्या स्टूडेंट दिमाग लगाता है, दूसरे दिन आगे पूछ लेता है कि सर वो तो भीष्म पितामह ने तो कहा था शादी भी नहीं करूंगा, तो फिर चुंडा ने शादी भी नहीं की थी, तो फिर उसके आगे बेटे पोते कहां से आ गए थे? नहीं भाई, चुंडा जी ने शादियां की थी, उन्होंने एक ही कसम खाई थी, दो कसमें नहीं खाई थी। पर ये भी बड़ी बात है जी, राज छोड़ना। उस टाइम में जब मध्यकाल के अंदर अपने को उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि पिता को मार के बेटा राजा बन गया है, भाई को मार के भाई राजा बन गया है, चाचा को मार के भतीजा राजा बन गया। उस टाइम में को राज छोड़ देता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो पितृभक्ति का जो संदेश या तो भगवान श्री राम दे के गए थे कि पिता ने आज्ञा दी कि तुम वनवास के लिए जाओ, और वो चले गए। कुछ उसी प्रकार का चुंडा कहता है कि पिता ने कहा कि मैं शादी करूंगा, तुम राजा नहीं बनो तो मेरी शादी हो सकती है, उसने कर लो। तो चुंडा को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म। तो ये बात है, तुम तालियां बजेगी यार, कलेजा हो तो ये हो गया। त्याग, सेक्रीफाइस जिसको कहते हैं, तो ये होगी। पिता की इच्छा के लिए राज्य कुर्बान कर दिया। सब लोगों ने कहा कि जब जिस बंदे ने पिता की इच्छा के लिए अपना पूरा राज्य दे दिया है, 100% दे दिया है, उसको रिटर्न कुछ तो मिले। जिसने 100 दिया है उसको 54 तो दो वापस, कुछ ना कुछ तो उसको दो। जिसने फर्स्ट पोजीशन दी है उसको कम से कम सेकंड पोजीशन तो दी जाए। कह रही है बात सही। तो क्या किया जाए? तो कहा मेवाड़ का सबसे बड़ा जो ठिकाना है वो इस चुंडा को दिया जाए, और राजा के बाद में दूसरी सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो इस आदमी को दे दी जाए। तो कहा ठीक है। तो चुंडा को ये जो बलिदान दिया था, ये जो सेक्रीफाइस किया था, इसके बदले में मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना दिया गया। होता क्या था, एक जो राज्य है, एक राज्य में एक भाई तो राजा बन जाता, तो राजा तो राजधानी के अंदर रहेगा, बाकी वाले भाइयों को गांव मिलते थे। किसी भाई को एक गांव, किसी भाई को 2 गांव, ऐसे गांव दिया करते थे। छोटे गांव बड़े गांव कई होते, इन गांवों को बोलते थे ठिकाना, या और अच्छा शब्द कहो तो आप कह दो इनको जागीर। और इनके जो हेड हुआ करते, चीफ हुआ करते, उनको बोलते थे सामंत, या अपने इंग्लिश में इनको कहते थे फ्यूडल लॉर्ड। छोटे बड़े कई ठिकाने हुआ करते थे। सबसे बड़ा ठिकाना कोई मेवाड़ के अंदर था, राजधानी के बाद में सबसे मुख्य भूमिका यदि किसी की होती थी तो उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है सलुम्बर। सलुम्बर वाला ठिकाना किसको कहा गया? भाई चुंडा को सलुम्बर वाला ठिकाना दे दो। और फिर सलुम्बर वालों के लिए कई प्रिविलेज दिए गए, सलुम्बर वालों को कई स्पेशल राइट दिए गए। जैसे क्या स्पेशल राइट दिए गए सलुम्बर वालों को, ये थोड़े सुनना। एक तो ये कहा गया कि भाई अब आप मुझे बताओ, ये जो पूरी कहानी है इसमें राजा डिसाइड कौन कर रहा है कि अगला राजा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा? ये पावर किसके पास है? चुंडा। चुंडा की इच्छा पे डिपेंड कर रहा है कि यदि चुंडा अगला राजा नहीं बनता है तो लाखा की शादी हंसाबाई के साथ होती है। मतलब चुंडा डिसाइड कर रहा है कि भाई मैं राजा नहीं बनूंगा, बल्कि राजा हंसाबाई का जो बेटा है, मेरा जो सौतेला भाई होगा, उसको बना दिया जाएगा। तो कहा गया आज के बाद में भी ये पावर चुंडा के जो भी डिसेंडेंट होंगे, चुंडा के जो भी वंशज होंगे, उनको दिया जाएगा। मेवाड़ में जब भी राजा बनाना है तो चुंडा का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता होगा, उनको बने, उनसे पूछना पड़ेगा। और जो चुंडा के बेटे, पोते, लड़पोते, सड़पोते होंगे वो कहाँ रहेंगे? तो सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया गया, यहाँ पे रहेंगे। तो जो सलुम्बर का सामंत होगा वो डिसाइड करेगा कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो कहा गया वो राजा का राज तिलक करेगा। कोरोनेशन सेरेमनी जो राजा की होगी उसमें राजा के राज तिलक का अधिकार यदि किसी आदमी के पास में है तो सलुम्बर के सामंत के पास में। कहा ये काम ठीक है भाई। तो हम आगे पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप जब राजा बनेंगे तो महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे उदय सिंह, वो तो अपने दूसरे बेटे जगमाल को बना के चले गए थे, और सलुम्बर वाले कृष्णदास चुंडावत आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब प्रताप बनना चाहिए, तो उन्होंने प्रताप को आगे राजा बनाया था। तो सलुम्बर वालों के पास ये अधिकार था कि वो मेवाड़ में राजा किसको बनाए और किसको राजा नहीं बनाए। और का मेवाड़ की सेना जब भी कहीं जाएगी तो उसका जो चीफ होगा, उसका जो कमांडर होगा, वो हमेशा सलुम्बर वाले रहेंगे। चुंडा के जो बेटे पोते पड़पोते होंगे वो रहेंगे।
और सबसे आगे पहले सलुम्बर वाले जाके लड़ेंगे। सेना की वह टुकड़ी जो सबसे आगे जाके लड़ती थी, उसकी जो फ्रंट बटालियन हुआ करती थी, उसको बोलते थे हरावल। तो आपसे कोई पूछे कि मेवाड़ की हरावल में हमेशा कौन रहते थे, तो चुंडा के वंशज। चुंडा के वंशज कौन? तो चुंडावत। कहाँ वाले चुंडावत? तो सलुम्बर वाले चुंडावत रहा करते थे। वो सेनापति होते थे, सबसे आगे जाके लड़ते थे। का आज के बाद मेवाड़ का राजा जितने भी डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, उन डॉक्यूमेंट पे राजा के बाद में सेकंड साइन यदि किसी करवाए जाएंगे तो सलुम्बर वालों के। तो कहा गया कि साइन का अधिकार और है इनके पास। का मान लो कभी राजा राजधानी के अंदर नहीं है, वैसे तो राजधानी में राजा रहेगा, जो सलुम्बर का सामंत तो सलुम्बर में रहेगा, पर कभी राजा जी युद्ध के टाइम में कहीं बाहर चले गए, या कोई रिश्तेदारी में चले गए, कोई तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए, दूसरे राज्य में मेहमान बन के चले गए, तो राजधानी को कौन संभालेगा? क्या सलुम्बर वाले संभालेंगे? तो राजा यदि राजधानी में नहीं है तो राजधानी को भी वही संभालेंगे। तो चुंडा को कई विशेष अधिकार दिए गए थे कि मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना किसको दिया जाएगा? तो चुंडा को। वो ठिकाना कौन सा? सलुम्बर। फिर चुंडा के जो वंशज होंगे, जो सलुम्बर के सामंत होंगे, वो हमेशा राजा के राजतिलक के अंदर भाग लेंगे, वही बताएंगे किसको बनाना है। वो हमेशा सेना के सेनापति होंगे, मतलब वो सेना के अगले भाग में रहेंगे। अगले भाग को बोलते थे हरावल। तब आपने मन में उठे कि पिछले भाग को क्या कहते थे? उसको बोलते थे चंदावल। राजा तो साइन करेंगे डॉक्यूमेंट्स पे, और किसके साइन होंगे? और सब पे उसके साइन होंगे साथ में। सलुम्बर के सामंत के, सलुम्बर के फ्यूडल लॉर्ड के साइन होंगे। और सलुम्बर का फ्यूडल लॉर्ड ही राजधानी का एक तरीके से केयरटेकर होगा जब राजा राजधानी के अंदर नहीं। कहते हैं मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने थे, फर्स्ट ग्रेड ठिकाने जो हुआ करते थे। 16 फर्स्ट ग्रेड ठिकाने हुआ करते। भाइयों में सबको बांट के दिया करते थे, किसी को 2 दे दिए, किसी को 4 दे दिए, किसी को 1 दे दिया, किसी को 3 दे दिए। सबसे ज्यादा 4 यदि किसी को दिए गए थे तो चुंडा के वंशजों को दिए गए थे। 16 में से 4, 25% तो मिला। तो ये भी ध्यान रखना कि चुंडा के वंशजों को कितने ठिकाने बाद में दिए गए थे? तो 4 दिए गए थे। टोटल प्रथम श्रेणी ठिकाने कितने थे? तो 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने थे। उनमें सबसे बड़ा कौन सा था? उनमें सबसे बड़ा सलुम्बर था। अब कभी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेवाड़ में सबसे प्रमुख महत्व कौन से ठिकाने का हुआ करता था? तो सलुम्बर का हुआ करता था। और 4, एक सलुम्बर हो गया। लो मैं ये भी नाम बता ही देता हूं आपको, दूसरे वाले मैं आगे इसमें लिख दूं कहीं पे। एक सलुम्बर है, एक हम वैसे आगे पढ़ेंगे तो और नाम आ जाएंगे। एक था आमेठ, एक था बेगू, और एक था देवगढ़। आमेठ राजसमंद में, और आपके बेगू चित्तौड़गढ़ में, देवगढ़ भी राजसमंद। 4 ठिकाने चुंडा के वंशजों को दिए गए थे। सबसे बड़े वाला सलुम्बर, उसके बाद में आपका आमेठ, उसके बाद में आपका बेगू, और उसके बाद में आपका देवगढ़। ये 4, 16 में से 4 ठिकाने। तो सारी बातें याद रखना। अब ना ये मेंस में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेवाड़ के प्रशासन में सलुम्बर का क्या महत्व था? इंपोर्टेंस ऑफ सलुम्बर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेवाड़ बताना है अपने को। सलुम्बर मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना था, जो चुंडा को उसके त्याग के बदले में दिया गया था। सलुम्बर का सामंत मेवाड़ के राजा के कोरोनेशन सेरेमनी में भाग लेता था। सलुम्बर का फ्यूडल लॉर्ड कमांडर इन चीफ होता था, हमेशा हरावल में लड़ता था। सलुम्बर का जो फ्यूडल लॉर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता था राणा जी के बाद में। और सलुम्बर का जो फ्यूडल लॉर्ड है वो राजधानी का एक तरीके से केयरटेकर होता था, जब एब्सेंस ऑफ राणा, कि जब राणा राजधानी के अंदर नहीं है तब राजधानी को वो संभालेगा, तब उसका ध्यान वो रखेगा। सारी बातें याद रह जाएगी। तो ये चुंडा के बारे में, चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सारी बातें हो गई। तो लाखा जी के बारे में जितनी बातें थी मैंने सारी बता दी आपको, वापस देख लो बोले आप। लाखा जी के बारे में जावर, तो जावर के बारे में क्यों पढ़ना है अपने को? जावर तो चांदी की खान, चांदी की खान की वजह से। पिछोला झील बंजारे ने बनवाई, पास में नटनी का चबूतरा। कुंभाहड़ा नकली बूंदी की रक्षा करते हुए मारा गया था। हंसाबाई एक राजकुमारी जिसे लाखा की शादी हुई, तो पूरा ये सीन क्रिएट हो गया था। उस टाइम क्या क्या बातें हुई थी ये हमने पढ़ी, ये लाखा की बातें। चलो अब अगला राजा पढ़ लेते हैं अपना। चुंडा के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। अगला राजा है मोकल। अब जब लाखा की हंसाबाई से शादी हुई, कहा हंसाबाई का बेटा अगला राजा बनेगा। हंसाबाई का बेटा जो अगला हुआ था उसका नाम था मोकल। लाखा जी जल्दी एक्सपायर हो गए, मोकल तब तक छोटा ही था। तो साहब मोकल का गार्जियन कौन, मोकल का ध्यान कौन रखेगा? चुंडा ने कहा मैंने कहा था कि मैं केवल अपने सौतेले भाई को राजा नहीं बनाऊंगा बल्कि उसका ध्यान और रखूंगा। तो मोकल का पहले कोई गार्जियन बना था, उसका पैटर्न उसका कोई बना था, तो चुंडा था। चुंडा संभालता था उसको। लेकिन जब चुंडा संभालता था तो हंसाबाई को डाउट रहता हमेशा, और हंसाबाई को लगता कि ये मेरे बेटे पे रोब जमाने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे बेटे को डिस्टरबेंस करता है। और इसके मन में, इसने तब बंदों के बीच में कह तो दिया था कि मैं अगला राजा नहीं बनूंगा, पर इसके मन में आज भी राजा बनने की है, ये राजा बनना चाहता है।
और इस वजह से ये मेरे बेटे को तंग करता रहता है, और इसके माध्यम से ये सीट पे इसको बिठा रखा है, बाकी पूरा कंट्रोल इसके हाथ में। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी वाली सी बात हो रखी, पूरा कंट्रोल इसने ले रखा है अपने पास में। और उसने एक दिन चुंडा जी को बुलाकर, क्या तरीका है, जब खुद ने लोगों के बीच में कह दिया था मोकल राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा, तो क्यों तंग करते रहते हो? मैं तंग कहां करता हूँ, मैं उसका गार्जियन हूँ, संरक्षक हूँ, वो बच्चा है, समझाऊं तो सही क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने कहा सब समझ में आता है उसको, सब पता है, पर आपको कोई ज्यादा ना समझाने की ना आवश्यकता नहीं। बड़ा बुरा लगा चुंडा को। चुंडा लगा कि चुंडा ने कहा इसका मतलब आपको मेरे पे डाउट है? उसने कहा पूरा, मुझे पूरा डाउट है। हंसा भाई ने कहा, चुंडा जी ने कहा कि जब आपको इतना डाउट है तो मैं तो मेवाड़ में रहूंगा ही नहीं, मैं कहीं और नौकरी कर लूंगा। और कहते चुंडा जी मेवाड़ छोड़ के चले गए थे, मेवाड़ से आगे मध्य प्रदेश की तरफ जाते तो मालवा आ जाता था, और मालवा में उस टाइम सुल्तान हुआ करता था होसंग शाह, और मालवा के सुल्तान होसंग शाह के पास जाके नौकरी कर ली थी। अपने कमा के कहीं खा लेंगे यार, यहाँ कोई रहना अपने को जरूरी थोड़ी है। अब जब चुंडा जी चले गए तो हंसा भाई को लगा यार यार गलती हो गई, वास्तव में संभाल तो चुंडा जी रहे थे इतना दिन तक, अब कौन संभालेगा? तो हंसा भाई को अपना भाई याद है। अभी मैंने बताया था हंसा भाई का एक भाई था रणबल। अब थोड़ी सी बात वापस सुनो, मारवाड़ में राजा कौन थे? मारवाड़ के राजा भी चुंडा थे, और चुंडा की राजकुमारी थी हंसा भाई, राजकुमार का नाम क्या था? रणबल। रणबल बड़ा था। स्वाभाविक रूप से जब यदि मारवाड़ वाले चुंडा की जब डेथ होती है तो अगला राजा कौन बनना चाहिए? रणबल। पर पहले क्या होता था, ज्यादा शादियां हुआ करती, एक राजा खूब सारी रानियां रखा करता था, और कोई रानी जो प्रिय रानी होती उसका जो बेटा है उसको अगला राजा बना देते। और ऐसे ही चुंडा ने रणमल को तो राजा बनाया नहीं, अपनी किसी रानी के प्रभाव में अगला राजा बना गया कान्हा को। तो रणमल बेचारा बेरोजगार ही था, इसलिए हंसाबाई ने रणमल को मैसेज किया कि भैया रणमल, तुम्हारे पास उधर तो कोई रोजगार है नहीं, तुम इधर मेवाड़ आ जाओ, इधर हमारी नई वैकेंसी आएगी, इसमें फॉर्म भर दे, इसमें आगे तैयारी कर ले। तो रणमल को हंसाबाई ने वहां बुला लिया और बुला के मोकल का गार्जियन बना दिया। तो मोकल का सेकंड गार्जियन कोई बना था तो रणमल था, मामा एक तरीके से। तो रणमल यहाँ पे आगे गार्जियन बन गया। रणमल यहाँ पे कई दिन तक रहा, और रणमल ने यहाँ पर आगे व्यवस्था वगैरह एकदम दुरुस्त कर दी, थोड़ा एकदम मोकल को सही सिखा दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर एक दिन हंसाबाई के पास गया, उसने कहा दीदी अब मैंने यहाँ पे सिखाई दिया, अब मैं वापस चला जाऊँ? हंसाबाई ने कहा हाँ भाई थैंक यू, अब तू जा सकता है। दीदी एक मन की बात और थी, आपको तो मैं कर लूँ क्या बताओ? क्या आपको तो पता है अपने पापा चुंडा जी जब मरे तो राजा बनने का नंबर मेरा था? हाँ भाई तेरा था, पर वो कान्हा को बना के चले गए। हाँ पापा बना गए, मैं तो क्या ही कर सकती हूँ। कान्हा की भी डेथ हो गई, अब तो उसकी जगह सत्ता बना हुआ है। उसने कहा हाँ ये भी सही है, सत्ता के पास सत्ता है आजकल। तो उसने कहा मेरा नंबर कब आएगा, तो मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ बता? तो उसने कहा आप थोड़ी सेना दे दो मेवाड़ वालों की, तो बाकी तो मैं देख लूंगा। तो कहते हैं वहां से मेवाड़ की सेना लेके आया रणमल, यहाँ पे आके मारवाड़ की गद्दी पे कब्जा कर लेता है सत्ता को नटा के। तो यहाँ पर भी रणमल राजा बन जाता है बाद में। तो रणमल इधर राजा बन गया और मोकल उधर राजा बना हुआ है। ये तो मोकल की शुरुआती थोड़ी बातें याद रखना अपने, कि इधर पहले संरक्षक चुंडा बने थे, फिर चुंडा पे हंसाबाई जब डाउट करती है तो वो मालवा के राजा होसंग शाह के पास चले जाते हैं, फिर रणमल बनता है, और फिर रणमल मेवाड़ वालों की सहायता से अपने मारवाड़ पे भी कब्जा करता है। तो सामान्य सी बात है। अब अपने तो पढ़ने वाली बात ही है कि अपने मोकल के बारे में, मोकल ने क्या क्या किया राजा बनने के बाद। एक तो उसके कंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं थोड़े से, एक आधा कोई अभिलेख पढ़ना है उसके टाइम। देखो दो तीन सीधी सीधी सी बात। तो कल मैंने बताया था कि मेवाड़ वाले राजा किसके नाम से शासन किया करते थे? तो मेवाड़ वाले राजा एकलिंग जी के नाम से शासन किया करते थे। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पे? कैलाशपुरी में। कौन बनवा के गए? तो बापा रावल बनवा के गए थे। पर कहते वो मंदिर बना हुआ था, उसकी चारों तरफ चार दीवारी नहीं थी, परकोटा जिसको अपने बोलते हैं, रैम्पार्ट जिसको कहते हैं, वो नहीं था। इसलिए मोकल ने जो एकलिंग जी वाला मंदिर था उसका परकोटा बनवाया था। तो एक निर्माण करे, तो ये याद रखना है। एकलिंग मंदिर का परकोटा, परकोटा बनवाया था, रैम्पार्ट बनवाया था। एकलिंग मंदिर के अंदर ये बनवा दिया था। शिव जी का मंदिर एकलिंग जी का, उसका चार दीवारी बनवा दी, मंदिर बना हुआ था, उसके बाहर चार दीवारी खड़ी कर दी। तो याद रखना कि मंदिर बनवाया किसने? तो मंदिर तो बनवाया था आपके बापा रावल ने, उसकी चार दीवारी का निर्माण किसने करवाया? तो उसकी चार दीवारी का निर्माण करवा दिया था मोकल ने, उसकी चार दीवारी का निर्माण करवा दिया। और सुनना, देखो चित्तौड़ में एक मंदिर था समिधेश्वर, इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, हिंदी में बोले तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था। एक तो मैंने कल बताया था जिनमें पीछे स्वर लगे वो शिव जी के मंदिर है। समिधेश्वर चित्तौड़ में एक शिव जी का मंदिर है, उसका ये क्या करवा रहा है? रिकंस्ट्रक्ट।
करवा रहा है। फिर दिमाग में बात है कि जब इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया उस आदमी ने, तो इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया होगा, ये बनवा के कौन गया होगा, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। तो शिव जी के मंदिर ठीक है, चलो ये अपने पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ये बात करूंगा मैं अभी। और फिर ये चित्तौड़ में वो कैलाशपुरी वाला, फिर चित्तौड़ में एक मंदिर और बनवाया था, द्वारिकानाथ, विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया। और केवल मंदिर ही नहीं बनवाया था, इसके पास में एक तालाब भी बनवाया था, पौंड बनवाया था। और क्या कंस्ट्रक्शन करवाया इसने, एक भाई थे बाघ सिंह की डेथ हुई तो उनके नाम पे एक पौंड और बनवाया था, बागेला। तालाब बनवाया था। एक रानी थी गोराम्बिका की जब डेथ हुई तो उनकी आत्मा की शांति के लिए किसी ने कहा साहब एक बावड़ी बनवाओ, तो एक बावड़ी का निर्माण करवाया था। बावड़ी क्या होती है, तो ये आपके सीढ़ीदार कुएं, मतलब ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए आपको सीढ़ियां दी गई हो, स्टेप वेल जो होते हैं उनको बावड़ी बोलते थे। तो वही धर्म पुण्य के काम करवाने, तो किसी आत्मा के मोक्ष के लिए बावड़ी का निर्माण करवा दिया। तो ये ध्यान रखना। एकलिंग जी का मंदिर है, बना हुआ था पहले, उसका परकोटा बनवाया। समिधेश्वर का मंदिर बना हुआ है, इसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया। ये तो किसने बनाया, बापा रावल ने, हमें पता। ये किसने बनाया मैं अभी बताऊंगा आपको। द्वारिकानाथ का मंदिर बनाया चित्तौड़ के अंदर, ये उदयपुर के अंदर पड़ते हैं दोनों। अपने भाई बाघ सिंह के नाम पे बागेला तालाब, वही नागदा के पास में जगह है वहां पे, और ये बावड़ी भी वहां पे, ऋषि श्रृंगी का जगह मैं अभी बता दूंगा आगे, अभिलेख जब पढ़ेंगे वहां पर उसने एक ये बावड़ी बनवाई थी। इसके ये पढ़ते हैं अपने समिधेश्वर मंदिर की बात पढ़ते हैं। देखो वापस देखते हैं, मेवाड़ में बीच में एक राजा हुआ शक्ति कुमार। कल मैंने शक्ति कुमार का 1034 ईस्वी के आसपास का एक नहीं 977 ईस्वी के 1034 ईस्वी का विक्रमी संवत, उसके आसपास का मैंने एक अभिलेख बताया था आपको, आठपुर अभिलेख, आहड़ का एक अभिलेख बताया था। आठपुर का दो, आहड़ अभिलेख का दो। उस शक्ति कुमार के टाइम में उधर जो मालवा पड़ता था तब, अब तो मैं बता रहा हूँ कि मालवा में होशंगसान ये राजा बन गए इस टाइम। पहले उस टाइम में जब ये शक्ति कुमार राजा था 977 के आसपास में, तब मालवा में परमार डायनेस्टी हुआ, परमार राजा हुआ करते थे। और उन परमारों का एक राजा हुआ था मुंज परमार ने मेवाड़ पर हमला किया था, और मेवाड़ पे हमला करके यहाँ पे कब्जा कर लिया था। चित्तौड़ के आसपास की जगह पर यहाँ पे कब्जा कर लिया था। ये जो मुंज हुआ था, मुंज के बाद में यहाँ पे जो नया राजा बना था, मुंज का भाई बना था कोई सिंधु राज नाम करके। सिंधु राज के बाद में इसका बेटा बन गया था, उसका नाम था भोज। परमार डायनेस्टी के लोग। और ये जब भोज बना था राजा, कब्जा मुंज ने किया, याद रखना। कोई पूछे मालवा वाले परमारों ने इधर कब्जा किसके टाइम में किया था, तो मुंज के टाइम में। मेवाड़ का राजा कौन था, शक्ति कुमार राजा था। और इस भोज ने यहाँ पर, इस भोज की एक उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। त्रिभुवन नारायण इसकी एक उपाधि थी। और इसने त्रिभुवन नारायण अपनी उपाधि के नाम पर यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर बनवा दिया, और उस शिव जी का नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। धीरे धीरे उसी का नाम चेंज होते होते, अब किसने किया कब किया एग्जैक्टली कुछ है नहीं, पर उसी का नाम हो गया था समिधेश्वर। और ये जो समिधेश्वर मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो अपने मोकल ने करवाया। अब दो तीन बातें कि समिधेश्वर मंदिर कहां पर है, चित्तौड़। इसका निर्माण किसने करवाया, तो भोज परमार ने। तब इसका नाम क्या था, तो त्रिभुवन नारायण मंदिर नाम था। त्रिभुवन नारायण मंदिर नाम क्यों था, क्योंकि भोज की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो मोकल। और बाद में इसका नाम बदलकर क्या हो गया था, इसका समिधेश्वर हो गया था। किसका मंदिर है, तो शिव जी भगवान का मंदिर है। तो परमारों ने चित्तौड़ में कैसे करवा दिया, तो मुंज परमार ने शक्ति कुमार के टाइम में मेवाड़ पर हमला किया था, चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। कालांतर में उसके भाई का बेटा जो था भोज, उसने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब अपने को वैसे तो ये बात नहीं पता चलती कि ऐसे ऐसे मुंज आ गया था और उसने किया था। अब एक अपने को इसी टाइम का 997 ईस्वी का एक अभिलेख मिलता है। अपने पाली में एक जगह पड़ती है हस्तिकुंडी, हटुंडी बोलते हैं अब तो। एक हस्तिकुंडी अभिलेख मिला है, किसी धवल नाम के राठौड़ राजा का अभिलेख है। धवल नाम के राठौड़ राजा का अभिलेख, और उसमें वो धवल कहता है कि जब मुंज ने मेवाड़ पर हमला किया था, तब मैंने मेवाड़ वालों की सहायता की। तो इससे एक बात पता चल रही कि मुंज ने मेवाड़ पर हमला किया था, मैंने मेवाड़ की सहायता की। तो मेवाड़ में राजा कौन, तो लोगों ने कहा अच्छा ये टाइम, इस टाइम में तो मेवाड़ का राजा शक्ति कुमार।
फिर हस्तिकुंडी वाला अभिलेख इस बात की जानकारी दे देता है। हस्तिकुंडी वाला अभिलेख है वो धवल का है। धवल एक राठौड़ वंश का राजा था। हस्तिकुंडी में पहले राठौड़ों का यहाँ पे साम्राज्य हुआ करता था। और तब और पता चलता है कि हम जो कल पढ़ रहे थे आठपुर वाले अभिलेख के अंदर भी कहीं ना कहीं लिखा गया अल्लट की जो माता थी वो राठौड़ थी। महालक्ष्मी के बारे में पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं में कनेक्शन रहा होगा, हस्तिकुंडी वाले राठौड़ों में रिश्तेदारियां रही होगी, इसलिए सहायता करने स्वाभाविक सी बातें चले गए होंगे। तो वो वाला अभिलेख इस मुंज की बातें बताता है, इस आक्रमण की बातें बताता है। और इस मुंज का वंशज आगे हुआ था भोज, और उसने ये मंदिर वगैरह बनवाया था। तो बातें याद रख लेना भाई। जो निर्माण कार्य में ये मैंने बातें बता दी कि कौन कौन सी बातें निर्माण कार्य। फिर अभिलेख, अभिलेखों की बात करें अपने कि अभिलेख इसके टाइम के कौन कौन से, तो बाकी तो खूब सारे अभिलेख मिले। एक अभिलेख थोड़ा सा याद रखने वाला है। एक अभिलेख है श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, मुगल के टाइम का अभिलेख है 1428 का। श्रृंगी ऋषि का अभिलेख है और ये अभिलेख वो बावड़ी वाली बात बताता है। इसमें श्रृंगी ऋषि वहां उदयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, उसके अंदर मोकल ये लिखवाता है कि मेरी रानी थी गौरांबिका, और गौरांबिका की जब डेथ हो गई तो उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं यहाँ पर एक बावड़ी का निर्माण करवा रहा हूँ। और उस बावड़ी की इन बातें बताता है उसके अंदर कि भाई क्यों बनवाई, कैसे बनवाई। पर चूंकि राजा जब ये करवाता है तो थोड़ी बातें और भी कहता है, तो वो हमीर से लेके खुद तक की खूब सारी बातें बताता है। ये थोड़ा याद रख लेना कि ऋषि श्रृंगी का अभिलेख कौन से राजा संबंधित, तो मोकल से, हमीर से मोकल तक की जानकारी देता है। वो था हमीर हमारे बहुत बड़ा राजा, और हमीर राणा वो जो ब्रांच है उसका तो पहला ही राजा था। उसने कहा भाई ये हमीर था, इसने जीलवाड़ा भी जीत लिया था, इसने ईडर जीत लिया था, इसने भीलों को हराया था। फिर इसने कहा हमीर के बाद में कोई राजा बने थे छत्र सिंह, इन्होंने मालवा के राजा अम्मी शाह को हराया था। फिर इसने कहा छत्र सिंह के बाद बने थे लाखा जी, और लाखा जी के बारे में बड़ी जोरदार सी जानकारी है इस अभिलेख में। कहते हैं लाखा जी ने 3 जगह काशी, प्रयाग और गया, हिंदुओं के 3 तीर्थ स्थल है, यहाँ का टैक्स माफ करवा दिया था। कि वरना यहाँ पर जब जाते तो यहाँ के जो मुस्लिम राजा थे हिंदुओं से टैक्स लिया करते थे, और लाखा जी ने इनका टैक्स माफ करवाया था। तो कोई पूछे